डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की बुक हमारा पर्यावरण। ये बुक भूगोल की पाठ्यपुस्तक है और इस बुक के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है जल। यानी कि हम इस चैप्टर में जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल होता क्या है और जल जो है जल चक्र क्या है, और साथ में ही हम इसमें अध्ययन करेंगे जल का वितरण है। हमारी पृथ्वी पे जल का वितरण कितनी कितनी प्रतिशत में हो रखा है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही महासागरीय परिसंचरण के बारे में भी हम जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर इन सभी बातों को जानते हुए महासागरीय जो तरंगे होती है, महासागरीय ज्वार भाटा जो है उसके बारे में जानेंगे। और ये ज्वार भाटा कैसे उठते हैं इसके बारे में भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज्वार भाटा है वो किस वजह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में ही महासागरीय जो धाराएं हैं, गर्म धारा, महासागरीय ठंडी धारा, महासागरीय गर्म धारा, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और जल के महत्व के बारे में, और इन सभी जो महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, ये सभी जो है हमारी ज़िंदगी में हमारे जो जीवन है उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में ही इन सबको जानते हुए हम सुनामी जो कि 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में आई थी, हिंद महासागर में भूकंप का अधिकेंद्र होने की वजह से हिंद महासागर में जो भी लहरें, तरंगे जो है वो बहुत अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ जाती है, जिसकी वजह से सुनामी का निर्माण होता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर सुनामी के बारे में भी पढ़ेंगे कि उससे कितनी भयंकर तबाही हुई थी और जन धन और जो मानव है उनका सभी का, या पेड़ पौधों का सभी का कितना विनाश हुआ था, उसको ये कितनी विनाशकारी है सुनामी, इस बारे में भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे जल जो नाम है, ये हमारे जैसे ही इसके बारे में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में किसका बिंब बनता है, यानी कि किसकी जो मस्तिष्क के अंदर चित्र बन जाता है। या तो वो नदी के रूप में होता है, या जलप्रपात के रूप में, या वर्षा की रिमझिम जो है वर्षा का भी दिमाग में आता है, या फिर जल किसी झील में, नदी में, महासागर में, या नदी या फिर नल का जो पानी है उसके बारे में हमारे दिमाग में विचार आ जाता है। तो ये जल जो है ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जल में क्या होता है कि सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है, वाष्पित होता है। वाष्पित मतलब भाप बन जाता है, वाष्प हो जाता है सूर्य ताप की वजह से। और ठंडा होने पर जल वाष्प यानी कि वाष्प बनकर, और जल क्या करता है, वाष्प का रूप लेकर हल्का होकर ऊपर यानी कि वायुमंडल में चला जाता है, और वायुमंडल में जाकर वो ठंडा होकर जल वाष्प संघनित हो जाता है, और संघनित होकर ये बादलों के अंदर अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। और अधिक संघनित होने के बाद में ये बादल जो है ये क्या कर लेते हैं, ये जल का रूप ले लेते हैं, यानी कि पानी की बूंदों का रूप ले लेते हैं। और जब वायुमंडल में ये ठहर नहीं पाती है, वायुमंडल में रुक नहीं पाती है, तो ये वर्षा के रूप में या हिम के रूप में, या सहिम वृष्टि यानी कि हिम के साथ जो बारिश होती है, बर्फ़ के साथ जो बारिश होती है, ओलों के साथ जो बारिश होती है, उसके रूप में धरती पर या समुद्र में नीचे गिरता है जल। तो इस प्रकार जो जल का लगातार इस तरह का स्वरूप बदलता रहता है, और महासागरों से वायुमंडल में, वायुमंडल से वर्षा के रूप में धरती पर वापस चक्कर लगाता है, और महासागरों से वापस ये जलवाष्प होकर फिर महासागरों से वायुमंडल में, वायुमंडल से फिर धरती पर वर्षा के रूप में गिरता है। इस तरह से ये जो पूरा जल का ये जो चक्र चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कि ये महासागरों से जलवाष्प होता है और संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है, और ज़्यादा संघनित होने की वजह से बादल के अंदर मौजूद जो पानी की बूंदें हैं वो वायुमंडल में ठहर नहीं पाती है, जिसकी वजह से भारी होकर वो धरती पर वापस गिरती है। और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है। इसी प्रोसेस को जल का ये जो प्रोसेस है कि जल वाष्प बनना और वर्षा के रूप में वापस धरती के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर वर्षा के रूप में गिरना, इस तरह का ये जो चक्कर चलता रहता है, इसको हम कहते हैं जल चक्कर कहते हैं। तो जल चक्कर क्या होता है, यहाँ देखिए कि जिस प्रक्रम में यानी कि जिस प्रक्रिया से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं।
अब यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, एक थलशाला है। थलशाला के समान है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, जिस प्रकार किसी एक जार के अंदर पानी रखकर, थोड़ी मिट्टी रखकर हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, और फिर उसके अंदर जो है ये पेड़ पौधे पनपते रहते हैं, उसी तरह से पृथ्वी में भी क्या होता है कि जो स्थल भाग है उस पर पानी की मौजूदगी में जो ये वनस्पतियाँ उगाती है और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के पादप या अलग अलग वनस्पतियाँ उग जाती है, तो उसको हमारी जो पृथ्वी है उसकी तुलना हमने किससे की है, थलशाला से की है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो सैकड़ों सालों पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो पृथ्वी का जो है ये बहुत सारी परतों में बट गया है। पृथ्वी का स्थल भाग किसी टाइम में यानी कि सैकड़ों वर्षों पहले क्या हुआ होगा कि ये एक ही स्थल भाग था जिसको हम पेंजिया कहते हैं। तो पेंजिया एक स्थल भाग था। तो आज हम कल्पना करते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी है उसकी हम कल्पना करते हैं कि आज जो हरियाणा में जिन नदियों की सहायता से सिंचाई हो रही है, कि हो सकता है कि वो अमेजन नदी उस वक्त हरियाणा से ही यानी कि हिमालय से निकल कर जाती होगी। इस तरह से हम यहाँ पे कल्पना करते हैं। आगे हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अलवण जल में अलवण जल यानी कि जो खारा नहीं होता है, जिसमें लवण नहीं होता है, उसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? उसके स्रोत हैं नदी, ताल, सोते और हिमनद। यानी कि बर्फ में जमा हुआ जल नदी में पाया जाने वाला, तालाबों में, और जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, अलवण जल की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि अलवण जल है। और समुद्रों का जो जल है वो कैसा है, लवणीय जल होता है। ये लवणीय जल इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो नमक या सोडियम क्लोराइड पाए जाने की वजह से महासागरों का जल नमकीन हो जाता है, नमक जैसा हो जाता है, यानी कि खारा जल महासागरों का होता है। अब आगे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जल का वितरण क्या है, यानी कि जल का वितरण किस प्रकार हो रखा है हमारी पृथ्वी पर। तो इस बारे में भी हम इसमें देखेंगे कि जल का वितरण होता कैसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग पर स्थल भाग है। यानी कि स्थल भाग का ये 3 गुना अधिक होता है जल का वितरण पृथ्वी पर, यानी कि जल की मात्रा ज़्यादा है स्थल भाग या पृथ्वी के ऊपर। तो यदि धरती का थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो विचार करने वाली बात यह कि थल की यानी कि स्थल भाग की अपेक्षा जल भाग पृथ्वी पर अधिक है, फिर भी बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, उनको जल की कमी का जो है जल की कमी होने का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका आंसर यही है कि इसलिए करना पड़ता है कि जो भी जल बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो महासागरों में पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक जो जल पाया जाता है महासागरों में पाया जाता है, और महासागरों में खारा पानी होता है, यानी कि लवण वाला पानी होता है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है, जो पीने के और उपयोग करने के योग्य नहीं होता। और जो उपयोग करने के और योग्य करने के लिए जो जल होता है वो बहुत कम प्रतिशत में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अनेक देशों को, अनेक जो क्षेत्र हैं, उनको जल की कमी का महसूस होता है, यानी कि जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो जल का जो वितरण हमारी पृथ्वी पर जल किस प्रकार उपलब्ध है उसको हम इस टेबल के अनुसार जान लेते हैं कि जो महासागर है उसमें जल कितना पाया जाता है, 97.3% पाया जाता है, यानी 97.3% महासागरों के अंदर जल है। बर्फ छत्रक यानी कि बर्फ के अंदर जो मौजूद जल है वो है 0.02 ये प्रतिशत है बर्फ़ के अंदर पाए जाने वाला, यानी कि हिमानियों के अंदर पाए जाने वाला जल। और भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है 0.68% जल भूमिगत जल है। झीलों का अलवण जल
यानी कि झीलों के अंदर वो जल जो खारा नहीं है वो है 0.009%। और स्थलीय समुद्र यानी कि जो आंतरिक स्थल के अंदर जो समुद्र है और जो नमकीन झीलें हैं, लवणीय जो झीलें हैं, उसके अंदर जल पाया जाता है 0.009%। वायुमंडल में भी जल वाष्प के रूप में जल की मात्रा मौजूद होती है, तो वो है 0.0019%। और नदियाँ जो है, नदियों के अंदर जो पानी पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 0.0001% नदियों के अंदर जल पाया जाता है। इस प्रकार हमारा जो टोटल जल राशि 100% हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाधिक मात्रा में जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है 97.3%। और इसी के साथ नमकीन और स्थलीय समुद्र वाली जो झीलें हैं उसमें भी ये जो जल पाया जाता है वो 0.009%। तो ये जल तो पीने के योग्य होता नहीं है। अब जो पीने के योग्य जल है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्फ सतृक के रूप में 0.02 बर्फ सतृक के रूप में पाया जाता है, जो ताज़ा यानी कि पीने योग्य पानी होता है। भूमिगत जल जो है उसके अंदर 0.68% पाया जाता है। और झीलों का जो अलवण जल है वो है 0.009% है। और वायुमंडल के अंदर पाया जाता है 0.0019%। और नदियों के अंदर पाए जाने वाला पानी जो जल है वो 0.0001% है। इस प्रकार जो पीने योग्य जो जल है वो कुल मिलाकर 2.70% निकलता है, यानी कि 2.70% ही जल हमारे उपयोग के काबिल होते हैं, यानी कि उपयोग में आने वाला जल का प्रतिशत है। बाकी 97.30% महासागरों में लवण के रूप में पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं होता है। तो इतना कम प्रतिशत जल उपयोग करने के होने की वजह से जो हमें किसका सामना करना पड़ता है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है, जल संकट का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये जो आपके पास ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में कौन से कितने प्रतिशत जल किस में पाया जाता है इस बात को भी आपको ध्यान देना है। और जो पीने योग्य पानी है उसमें सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो वो है बर्फ सतृक के रूप में 0.2% बर्फ सतृक के रूप में जो पीने योग्य पानी है उसमें सर्वाधिक मात्रा बर्फ सतृक यानी कि जो हिमालय है जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है वहाँ पाया जाता है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ लवणता के बारे में जान लेते हैं कि जो लवणता होती है वो क्या होती है। 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा कितनी है उसको लवणता कहते हैं। यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम नमक जल के अंदर नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है उसे हम लवणता कहते हैं। और महासागरों में औसत लवणता यानी कि औसत रूप से महासागरों में लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि प्रति 1000 ग्राम 1000 ग्राम जल के अंदर 35 ग्राम जल पाया जाता है महासागरों में। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्वाधिक लवणता वाले महासागर भी पाए जाते हैं, जैसे कि इजराइल के अंदर मर्त सागर जो है उसके अंदर 1000 ग्राम जो जल है यानी कि प्रति लीटर जो जल है उसके अंदर 340 ग्राम जल पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो जल की मात्रा है मर्त सागर में इजराइल में वो कितनी ज़्यादा होगी कि जब महासागरों के अंदर जल का भाग कितना, औसत जल का भाग कितना माना गया है 35 ग्राम माना गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल फिर भी महासागरों में यानी कि लवण या नमकीन जैसा नज़र आता है। तो आप यहाँ सोचिए कि इस मर्त सागर के अंदर 340 ग्राम है, तो ये कितना लवणता वाला महासागर होगा। और इसीलिए इसमें तैराक क्या करते हैं, पलव कर सकते हैं, क्योंकि यानी कि इसमें अंदर धीरे धीरे इसके ऊपर चल भी सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। इसलिए इस महासागर के ऊपर अगर चलना चाहे तो धीरे धीरे चल सकते हैं, क्योंकि ये सघन हो जाता है जल के को पाकर।
यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीने योग्य जो पानी है, अलवण जल है, वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लिया जाए, सपोज करते हैं हम कि यहाँ पे 9 चम्मच जल जो है वो बर्फ़ छत्र के रूप में, यानी कि पीने योग्य जो जल है बर्फ़ के अंदर, यानी कि ये जो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है, अगर उसको हम 9 चम्मच के रूप में मानते हैं, यानी कि इतना बड़ा भाग बर्फ़ के रूप में जमा होता है, तो उसमें से केवल भूमिगत जल जो कुओं के रूप में हम निकालते हैं, वो केवल उसका 2 चम्मच ही भूमिगत जल प्राप्त होगा, और उसमें भी झीलों के अंदर केवल 1 चम्मच प्राप्त होगा, और नदियों के अंदर जो पानी है वो पूरे टोटल जो फ्रेश वाटर है, जो अलवण पानी है, उसका नदियों के अंदर केवल 1 बूंद के समान पानी होगा। तो आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल की बहुत बड़ी मात्रा, यानी कि 3/4 भाग स्थल भाग पे धरती पे जल होने के बावजूद भी हमें जल की कमी क्यों महसूस होती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जल जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जल का होना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जल क्या है कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जल क्या करता है, हमारी प्यास भी बुझाता है, और भी अदर जो वर्क होते हैं, और भी अदर जो कार्य होते हैं, उनमें भी जल जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जल का लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। जल को हमें बहुमूल्य संसाधन समझकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इसको बचा कर रखना है, भावी पीढ़ी के लिए भी हमें सुरक्षित रखना है जल को। तो जल क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने में हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, और ये जो बहुमूल्य संसाधन है, यानी कि इसको बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। तो हमें इस संसाधन को, इस रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए, इसमें बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो अब हम जल के वितरण के बारे में पढ़ने के बाद में अब हम यहाँ पर देखते हैं महासागरीय परिसंचरण, यानी कि महासागरीय परिसंचरण का मतलब है महासागरों के जल के अंदर जो गति होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो महासागरीय परिसंचरण होता क्या है कि समुद्री जो तट होता है उसमें क्या होता है कि ताल और झील यानी कि झीलों का जो पानी है, तालाब का जो पानी है, वो लगभग क्या होता है, शांत जल होता है, यानी कि वो उसमें कोई हलचल नहीं होती कुछ समय के लिए। लेकिन जो महासागरों का जल है, ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में जल राशियाँ होती है, महासागरों में जल राशि होती है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा ये गतिमान रहता है, हमेशा ये गति करता रहता है। महासागरीय जल कभी भी रुकता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं महासागरीय परिसंचरण, यानी कि महासागर जो है उसके जल में हमेशा गति होता रहना, ये कभी भी शांत नहीं रहते हैं। और सागरों की जो गति है उसको गतिमान के आधार पर, उसकी गति के आधार पर हम कितने पार्ट में बांटे गए, इसको 3 भागों में बांटा है, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो अब हम डिटेल से इनके बारे में, तरंग होती क्या है, ज्वार भाटा क्या होता है, और ज्वार भाटा होता कैसे, बनता कैसे है, और महासागरीय धाराओं के बारे में इस चैप्टर में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले तरंगों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में और धाराओं के बारे में जानने से पहले हम एक छोटा सा ये टॉपिक हम यहाँ पर देख ले, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मार्च का दिन होता है उसको विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जल संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, और बहुत सारी विधियों के बारे में लोगों को बताया जाता है और उनको अपनाया जाता है। इस तरह से जल के संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो याद रख लीजिए कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर आगे डिटेल से पढ़ेंगे तरंगों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में और महासागरीय धाराओं के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे। तरंगे क्या होती है, तरंगों के बारे में हम देखते हैं कि तरंग होती क्या है कि जब महासागरीय सतह पर
जल लगातार ऊपर उठता और गिरता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। महासागरीय जल जो है पवन के प्रभाव से, यानी कि तेज हवा की, तेज पवन की प्रभाव से महासागरीय जल जब ऊपर उड़ता है और नीचे गिरता है, इस तरह से तरंगों जैसे ये ऊपर उड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है वैसे ही, तो उसे क्या कहते हैं, हम तरंगे कहते हैं। समुद्री सतह पर क्या होता है कि यहाँ देखिए कि जब समुद्री सतह पे पवन बहती है तब तरंगों का उत्पन्न होता है। यानी कि तरंग कब उत्पन्न होती है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। जितनी ही तेज पवन होगी, यानी कि पवन जितनी तेज बहेगी बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर तेज हवा बहती है, तेज पवन चलती है, तो तरंग भी बहुत ऊंचाई तक उठती है। और अगर पवन की जो गति है वो धीमी होती है तो क्या होता है कि ये तरंगे भी निम्न होती है, यानी कि लो होती है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। और जब तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, चक्रवात आ जाए, तब ये तेज वायु चलने की वजह से विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। और इन विशाल तरंगों को ही हम सुनामी का नाम देते हैं। यानी कि इसी के कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूसंकलन, यानी कि जल के नीचे जो भूसंकलन होता है, यानी कि यहाँ पर जल के नीचे जो है भूमि का कुछ पार्ट टूट जाए, यानी कि लैंडस्लाइड हो जाए, तो उस भाग को हम भूसंकलन कहते हैं। तो इनकी वजह से, किसकी वजह से, भूकंप की वजह से और ज्वालामुखी उद्गार हो जाए या भूसंकलन होने के कारण महासागरीय जल, यानी कि समुद्र के अंदर अगर भूकंप उड़ जाए या ज्वालामुखी निकल जाए या भूसंकलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो उसकी वजह से महासागरीय जल क्या होता है, अत्यधिक विस्थापित होता है। यानी कि जल के अंदर बहुत गति होती है। जल जो है एक जगह से दूसरी जगह की ओर उसको भरने के लिए चलता है, बहता है, तो उसको हम विस्थापित कहते हैं। तो जल का, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार क्या होता है, 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो भी, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, जल की जो तरंगे हैं वो बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं। अब सुनामी किसे कहते हैं, देखिए कि 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। यानी कि इसकी तरह से, किसकी वजह से, भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह, उद्गार की वजह से और भूसंकलन की वजह से जब जल विस्थापित होता है तो ये 15 मीटर से भी ऊंचाई की तरंगे जो है, ज्वारीय तरंगे ऊपर उठती है। और ऐसी ऊपर उठी हुई जो बहुत ऊंचाई तक उठती है, ऐसी तरंगों को हम यहाँ पर क्या नाम दिया है, यहाँ पर सुनामी नाम दिया है। और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, यानी कि 150 मीटर की ऊंचाई तक मापा गया है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी उसको माना गया है। ये तरंगे क्या करती है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है, से भी अधिक गति से ये चलती है। और जब सुनामी आती है, यानी कि लैंडस्लाइड होता है या भूसंकलन होता है, तो ये तरंगे क्या करती है, कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर प्रति आवर की, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। और इसी का एक उदाहरण यहाँ पे 2004 में जो सुनामी आई है उसका यहाँ पर दिया गया है कि 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया है, डूब गया है सुनामी के आने के बाद में। तो एक नज़र हम यहाँ पर देख लेते हैं सुनामी जो है वो है क्या। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी वर्ड जो है वो किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे मतलब पोत जिनका आश्रय जहाँ है, यानी कि जो जहाज है जिनका आश्रय वहाँ है, उसको हम पोताश्रय कहते हैं। यानी कि ऐसी जगहों पर, यानी कि जहाँ पोताश्रय होते हैं, जहाँ पे तट के पास जहाज़ों को रोकने की जगह होती है, वहाँ बहुत विशाल तरंगे बहकर आती है और इन पोताश्रयों को नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो है इसका नाम रखा गया है सुनामी।
पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय है यानी कि जो बंदरगाह है, जो समुद्र तटीय तट है जहाँ पे जहाज़ों को रोका जा सकता है, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस सुनामी जो है जापानी शब्द है, इसका अर्थ रखा गया है पोताश्रय तरंगे। सुनामी के बारे में अब हम जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था और पृथ्वी पर उसका जो तांडव हुआ था, पृथ्वी पर जो विनाश हुआ था, उसके बारे में हम अब इसमें डिटेल से देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह से कितना भयंकर विनाश हुआ था, कितना भयंकर यहाँ पर विनाशकारी था ये सुनामी, जो कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया था। उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह डेट याद रखने की ज़रूरत है कि सुनामी, जो भयंकर सुनामी आई थी हमारे हिंद महासागर में, वो कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को, और वो भी हिंद महासागर में। ये तरंगे किसके कारण आई थी? भूकंप के कारण। और ये भूकंप जिसका अधिकेंद्र कहाँ था? सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर इसका अधिकेंद्र था, यानी एपी सेंटर कहाँ था? यहाँ पर था, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर। इस भूकंप का जो रिक्टर स्केल पैमाना मापा गया, वो कितना मापा गया? 9.0 रिक्टर स्केल यहाँ पर इसको माना गया। और हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि 7.0 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 9.0 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो वो कितना विनाशकारी होगा। इससे हुआ क्या कि जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, स्थल भाग जो है समुद्र के नीचे, वो क्या हुआ? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। और बर्मा प्लेट के नीचे धंसने की वजह से समुद्र का जो तल है, उस नीचे धंसे हुए भाग को पानी के जो उसको भरने के लिए अकस्मात गति उत्पन्न हो गई समुद्र तल के अंदर, और इस कारण यहाँ पर क्या हो गया? भूकंप आ गया। और महासागरीय तल 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया, यानी कि महासागरीय जो तल है उस धंसे हुए भाग को भरने के लिए जो तल है वो क्या हो गया? विस्थापित हो गया 10-20 मीटर तक, यानी नीचे तक चला गया और नीचे की दिशा में झुक गया। झुकने की वजह से विस्थापन के कारण निर्मित जो अंतराल हुआ उसको भरने के लिए, यानी कि विस्थापन की वजह से स्थलीय जो महासागरीय तल है उसके विस्थापन होने की वजह से, और विस्थापन भी कितना हुआ? 10-20 मीटर तक नीचे धंस गया। और इस धंसने की वजह से इस निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसकी ओर बहने लगा, उस पार्ट को जो धंसा हुआ भाग था उसको भरने के लिए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, यानी कि जो दक्षिण का और दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ का जो समुद्री तट है वहाँ से जल हट गया, मतलब पीछे लौट गया। और भारतीय प्लेट के बर्मा की जो प्लेट है उसके नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। और जब ये भर गया पानी, जब ये नीचे धंसे हुए विस्थापन हुए भाग में समुद्र का जो जल है वो भर जाने के बाद में वापस से जो है समुद्र तट की ओर ये पानी लौटने लगा। तो लौटने की वजह से क्या हुआ? सुनामी की जो रफ्तार है, उन तरंगे की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। और ये पानी जब लौटा तो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, जिसकी तुलना किससे की जाती है? व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है, यानी कि जो व्यावसायिक जो कॉमर्शियल एरोप्लेन्स हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है कि इतनी स्पीड उसकी बढ़ गई थी, जल की यानी कि तरंगों की स्पीड इतनी बढ़ गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गए, यानी कि जल के अंदर डूब गए। और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारतीय सीमा का बिल्कुल बहुत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया? डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, यानी कि सुमात्रा के अंदर भूकंप का अधिकेंद्र था, तो अधिकेंद्र से तरंगे जब सुमात्रा की तरफ से कहाँ गई? अंडमान की तरफ। अंडमान जो द्वीप समूह है और श्रीलंका जो है उसकी ओर बढ़ी, तो तरंगों की लंबाई क्या हो गई?
कम हो गई, यानी कि जो तरंगे हैं जो चारों तरफ अधिक केंद्र से चारों तरफ भूकंप की जो तरंगे चारों तरफ फैलती है, वो तरंगे छोटी होने की वजह से और ज़्यादा विनाश हुआ। यानी कि जल की गहराई भी फिर उससे क्या हो गई, कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर कितनी हो गई से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। इससे क्या हुआ, समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक चली गई। यानी कि जो सुनामी तरंगे हैं वो कितनी गहराई तक चली गई, 3 किलोमीटर तक, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। और भारत में भी क्या हुआ कि भारत में भी आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सुनामी के 3 घंटे पहले कुछ ना कुछ संकेत मिल सकते हैं। यानी कि बड़ी सुनामी आती है तो हमें क्या होता है, उसके कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रशांत महासागर में, उसमें अक्सर ऐसी सुनामियाँ आती रहती है, इसलिए वहाँ चेतावनी की कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ प्रणालियाँ क्रियाशील की गई है प्रशांत महासागर में। लेकिन हिंद महासागर में तो ऐसा पहली बार हुआ था, तो ऐसा कोई किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी भयंकर सुनामी भी आ सकती है। इसलिए हिंद महासागर में ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी कि जिसके बारे में ये जानकारी हो सके कि सुनामी आने वाली है। तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी और कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ पर भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। इसलिए लोग जो है इतने अलर्ट भी नहीं थे, सावधान भी नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों में तबाही मचाई, वह पिछले कई सालों से की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। इसलिए जो है 2004 में 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई, उससे पहले आने वाली जितनी भी सुनामियाँ थी उससे सबसे ज़्यादा विनाशकारी रही। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। क्योंकि जो लोग हैं वो इसको एक प्राकृतिक दृश्य समझकर देखने के लिए खड़े हो गए, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये जो भी ये सिस्टम हो रहे हैं या जल पीछे खिसक रहा है तट से, तो इसका मतलब उनको ये नहीं पता था कि सुनामी का सिंबल है या सुनामी आने की संकेत है। और दूसरी बात ये कि हिंद महासागर के अंदर किसी प्रकार की इस तरह की चेतावनी या टेक्निकल नहीं थी, कोई भी टेक्निक नहीं थी कि जिससे ये पता चले कि सुनामी आने का संकेत है। तो सुनामी आने का जो संकेत है, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो उससे अत्यधिक क्षति होगी, जैसे दिसंबर 2004 की सुनामी में हुआ। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि सुनामी में आने के कौन कौन से संकेत हैं। पहला संकेत तो क्या होता है, तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आने लगती है। यानी कि जो समुद्र के पास के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें तट के पास जो जल है वो नीचे हो जाता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जल पीछे लौट जाता है और फिर विनाशकारी तरंगे उठना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब विनाशकारी तरंगे ऊपर उठेगी तो समुद्र तट का जो जल है पास का वो पीछे खिसक जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। और जब तट पर ऐसा हुआ था, यानी कि 2004 में जब ऐसा हुआ तट पर कि पीछे जो है तट पर से जल पीछे खिसक रहा है और ऊपर उठ रही है, तरंगे ऊपर उठ रही है, तो लोगों ने क्या किया, लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे अचंभे से देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। यानी कि उनको आश्चर्यजनक होकर, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था कि सुनामी का संकेत है ये, क्योंकि लोगों के अंदर ये जागरूकता ही नहीं थी। तो जिसकी वजह से लोग क्या हुए, उसको अचंभा समझकर, कुछ आश्चर्यजनक समझकर वहाँ एकत्रित होने लगे। और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे तट पर वापस गिरी, यानी कि तट के ऊपर अंदर तक 20 किलोमीटर अंदर तक जब ये सुनामी की तरंगे आई, तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो उत्सुक खड़े दर्शक थे, जो इसको देख रहे थे आश्चर्य से, उनको समुद्र के अपने साथ बहाकर ले गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब तरंगों के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा होता क्या है। तो दिन में 2 बार
नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ही क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, यानी कि सबसे ऊंचे यानी सर्वाधिक ऊंचाई तक जल ऊपर उठता है, और तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर यानी कि नीचे गिरता है और तट से पीछे चला जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ज्वार भाटा होता क्या है। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ज्वार भाटा है ये बनता कैसे है और ज्वार भाटा आता कैसे है, इन सब चीज़ों को और किस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये होता है, इसको भी हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। कि सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे आने का जो मेन रीज़न है, जो मुख्य कारण है, वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे जो है पृथ्वी की सतह पर जल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जल जो है उसमें गति होती है और उसकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो है चंद्रमा की ओर अभिकर्षित होता है, उसकी ओर खिंचता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं, यानी कि पूर्णिमा अमावस्या के जो दिन होते हैं उस दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए जो पूर्णिमा पर और अमावस्या पर तीनों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जिसकी वजह से ऊंचे ज्वार आते हैं और सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं एक सिद्ध में होने की वजह से। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस ऐसे ज्वार को हम वरत ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए वरत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी कि जब चांद जो है इस पिक्चर में देखिए अपने इस चतुर्थांश में होता है, पहले में या इधर फोर्थ में, यानी कि चतुर्थांश यानी कि अंतिम जो चतुर्थांश है उसमें होते हैं, तो चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पे पड़ता है, यानी कि विपरीत दिशाओं में पड़ता है, एक तरफ नहीं पड़ता, जिसकी वजह से निम्न ज्वार भाटा आता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा कैसा आता है, निम्न आता है। और ऐसे ज्वार भाटा को हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं, यानी कि छोटा ज्वार भाटा हम इसको कहते हैं। अब देखिए ज्वार भाटा हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो उच्च ज्वार नौसेना संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जो उच्च ज्वार होते हैं वो ऊपर उठते हैं और जल को तट की ओर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये नौ संचालन के अंदर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जल के साथ जहाज भी बहकर तट तक आ जाते हैं। और उच्च ज्वार की वजह से क्या होता है कि महासागर के अंदर पाई जाने वाली जो मछलियां हैं वो भी बहकर तट तक आ जाती है। और जब ज्वार पीछे लौटता है तो क्या होता है, ये मछलियां तट पर रह जाती है, जिससे उच्च ज्वार जो है क्या करता है, मछली पकड़ने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। यानी कि मत्स्य व्यवसाय जो है उसमें भी उसको भी बढ़ाने में ज्वार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग किसके लिए भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ज्वार भाटे का जो उपयोग है वो हमारे लिए 3 तरह से काम करता है। एक तो नौ संचालन, यानी कि नाव वगैरह जहाज वगैरह चलने में हमारी मदद करता है। और दूसरा यहाँ जो मत्स्य व्यवसाय है, मत्स्य पालन में मछली पकड़ने में मछुआरों की मदद होती है इससे। और तीसरा, जब ज्वार भाटे की वजह से जल ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उससे विद्युत उत्पादन करने में भी मदद मिलती है, यानी कि विद्युत उत्पादन भी होता है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। तो हमने महासागरीय परिसंचरण में जो 3 गतियाँ देखी थी, 3 गतियों में हमने तरंग को पढ़ लिया है, जमार बाटो को हमने स्टडी कर लिया है, और अब तीसरा नंबर है महासागरीय धारा। तो महासागरीय धाराओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। महासागरीय धारा क्या होती है ये देखिए पहले, कि महासागरीय धारा निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। यानी कि महासागरीय धारा निश्चित दिशा में बहती है और महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जल की जो राशियां हैं वो बहती है, तो जल की उसे क्या कहते हैं, धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी भी हो सकती है, और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं यानी कि जो महासागरीय धाराएं हैं, जो जल है वो कैसी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। और ये किस वजह से होती है, ये तापमान की वजह से। जो क्षेत्र गर्म है वहाँ पर महासागरीय धाराएं गर्म बहेगी, और जो एरिया, जो महासागर ठंडे इलाकों में आता है, ध्रुवों की ओर आता है, तो वहाँ पर जो महासागरीय धाराएं बहेगी वो ठंडी महासागरीय धाराएं होगी। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और कम दूरी तय करती है सूर्य की किरणें, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। इसलिए गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। अब जब ये गर्म धाराएं हैं, ये क्या करती है, गर्म होने की वजह से किसकी ओर प्रवाहित होगी, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी धाराएं क्या करती है, ध्रुवों या उच्च अक्षांश जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, ठंड पड़ती है, वहाँ से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं क्या करती है कि अपने जो विपरीत जो ठंडा या गर्म इस तरह से जलवायु होती है उसकी ओर ये बहती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। जो लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो प्रशांत, ये जो है लेब्राडोर वाली जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर के आसपास। जो अटलांटिक महासागर यानी कि ग्रीनलैंड जो जहाँ पर है, उस एरिया के ठीक नीचे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं पाई जाती है। यानी कि उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में से होकर लेब्राडोर महासागरीय धाराएं बहती है। क्योंकि ये उच्च अक्षांश पे स्थित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शीत जल धाराएं कहते हैं, यानी कि ठंडी जल धाराएं कहते हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, गर्म जलधारा है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है मेक्सिको के पास में भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया जो मेक्सिको के पास में आता है वहाँ से ये बहती हुई जाती है। इसलिए जो गल्फ स्ट्रीम है ये भी उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग से बहती है जो भूमध्य रेखा के पास में है। तो वहाँ क्या होता है, गर्म ये धाराएँ होती है, गल्फ स्ट्रीम धाराएँ। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। यानी कि अगर गर्म जल धारा होती है और वो किसी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो उस क्षेत्र के तापमान को गर्म कर देती है। और ठंडी जल धारा होती है, अगर वो किसी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो किसी एरिया से होकर गुजरती है तो उस एरिया के तापमान को वो क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। गर्म जल धाराओं से स्थलीय सतह का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म और शीत दोनों जलधाराएं मिलती है, यानी कि और ऐसा कोई स्थान जहाँ पे गर्म और शीत दोनों ही जलधाराएं आपस में मिलती है, तो वहाँ पर दोनों के मिलने की वजह से कोहरा उत्पन्न होता है, धुंध उत्पन्न होता है। और ऐसे मौसम में, ऐसे तापमान में, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये क्या करते हैं, मत्स्य जो है मछलियों के प्रजनन के लिए ये महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है, जिसकी वजह से ऐसे स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि गर्म धारा और शीत धारा जिस स्थान पे मिलती है वहाँ कोहरा उत्पन्न होता है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी
सिचुएशन के अंदर जो मछलियाँ है ऐसे मौसम में क्या करती है, प्रजनन सर्वाधिक करती है। और प्रजनन सर्वाधिक करने की वजह से मछलियों का जो है वो मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये पूरे विश्व भर में ऐसी जगह सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है या सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है जहाँ पे गर्म और शीत धाराएं आपस में मिलती है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण अभी हमने देखा था कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धाराएं यहाँ हम मैप में देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये लेब्राडोर की शीत धारा ऊपर से आ रही है, उच्च अक्षांश से आ रही है। और यहाँ मेक्सिको के पास से ये जो गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम धारा, ये धाराएं दोनों आपस में जिस जगह मिलती है ये मत्स्य के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र होता है, मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र होता है। और इसी तरह से जापान में भी के आसपास भी ऐसे ही गर्म और ठंडी धारा मिलती है। इस मैप में देखिए यहाँ पर देखिए ओयासियो की ठंडी धारा और क्यूरेसियो की गर्म धारा आपस में जिस जगह मिलती है ये क्षेत्र भी मत्स्य पालन के लिए या सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ओयासियो की ठंडी धारा जो उच्च अक्षांश से होती हुई आई है और ध्रुवों के पास से क्यूरेसियो की धारा ऊपर जो है उच्च अक्षांशों की ओर ठंडे क्षेत्रों की ओर बह रही है और ये दोनों एक स्थान पर यहाँ आकर एक दूसरे से मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, कोहरा बनता है। और कोहरा ऐसी परिस्थिति है मत्स्य प्रजनन के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्या होता है सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बनता है। जहाँ गर्म और इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है और मिलने की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, कोहरा वाला मौसम बनता है। और इसके फलस्वरूप कोहरा बनने की वजह से यहाँ सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र तो बनता है, लेकिन नौ संचालन में ये बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि कोहरा बनने की वजह से महासागरों के अंदर दिखाई नहीं देता और नौ संचालन को रोकना पड़ता है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है 5 जिसका नाम है जल। और जल के अंदर हमने जल के वितरण के बारे में देखा, जल के वितरण के बाद में हमने महासागरीय परिसंचरण के बारे में जाना। और महासागरीय परिसंचरण के बारे में जो इनके 3 भाग हैं महासागरीय परिसंचरण में, जिनके नाम है तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये जो महासागरीय परिसंचरण के जो भाग हैं, इन तीनों भागों को भी हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा और ज्वार भाटा किस तरह से बनता है और ठंडी और गर्म धाराएं जो होती है, इसको भी हम यहाँ पर एक नज़र इस मैप में यहाँ देखते हैं कि जो ये जितनी भी रेड कलर की जो धाराएं, रेड एरो से बनी हुई जो धाराएं हैं, ये सभी धाराएं, ये गर्म धारा है, ये जो है उष्ण धाराएं बह रही है। और जो भी ये जो ब्लू कलर में जो धाराएं दिखाई दे रही है, ये जो धाराएं हैं वो शीत धाराएं बह रही है। तो जिन जगहों पे शीत धाराएं बह रही है वहाँ ब्लू कलर में, जैसे शीत धाराओं में जो प्रशांत महासागर है उसमें ओयासियो की ठंडी धारा और कुरोशियो की गर्म धारा। यहाँ पर देखिए ये गर्म धाराएं बह रही है। हिंद महासागर जहाँ पर है विषुवतीय विपरीत धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा, ये गर्म धारा है। और यहाँ से होकर जो ध्रुव की ओर से बहकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ठंडी धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। और यहाँ से जो है ये ओगलास धारा की ये गर्म धारा है जो मेडागास्कर के पास में है, ओगलास धारा। अब हिंद महासागर के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अटलांटिक महासागर के अंदर पाई जाने वाली धारा, जिसमें हमने लेब्राडोर की ठंडी धारा और गर्म स्ट्रीम धारा को पढ़ लिया है। इसी के साथ उत्तर अटलांटिक अपवाह इधर जाने वाली ये भी गर्म धारा है। और कैनरीज धारा, ये जो उत्तर की तरफ से आती है, ध्रुवों की तरफ से आती है, ये ठंडी धारा है, कैनरीज ठंडी धारा, महासागरीय ठंडी धारा। इसी के साथ इक्वेडोर के पास में ये ब्राज़ील की गर्म धारा है और वेनेजुएला की धारा ठंडी धारा है, ठंडी महासागरीय धारा है। और फोकलैंड धारा,
यहाँ देखिए वेनेजुएला कहाँ पर है। वेनेजुएला धारा अफ्रीका के पश्चिमी भाग में बहती है। ब्राज़ील की गर्म धारा ब्राज़ील के पास में यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की तरफ ब्राज़ील की गर्म धारा बह रही है। और जो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणतम भाग है, पेरू चिली वाला जो ये भाग है, यहाँ पे फॉकलैंड, इसके पश्चिम में फॉकलैंड की ठंडी धारा बह रही है। प्रशांत महासागर में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रशांत महासागर में अलास्का की गर्म धारा है। कैलिफोर्निया यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा बह रही है और अलास्का के पास में अलास्का की गर्म धारा बह रही है। इसी के साथ हम यहाँ पर दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसमें भी हम देखते हैं कि हम्बोल्ट की यानी कि पेरू की ये ठंडी धारा है, ठंडी महासागरीय धारा है हम्बोल्ट या पेरू की धारा, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम में बहती है। और पश्चिमी वायु प्रवाह जो ध्रुव की ओर है, ये सभी यहाँ पर ठंडी जलधाराएँ बह रही है। और यहाँ पर हम जापान के पश्चिम में जहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ हमने देख ही लिया है ओयाशिवो की ठंडी महासागरीय धारा है और कुरोशिवो की गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। इस तरह से आज हमने ये पूरा चैप्टर हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा है और इसके अंदर जल से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी जानकारियाँ थी, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आपका डाउट का सॉल्यूशन करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।